नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्य शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपने इस चैनल पर कानून से संबंधित नए नए वीडियो अलग अलग टॉपिक पर मैं लेकर के आता रहता हूं। जो मेरे इस चैनल पर आपको सर्च करेंगे तो आपको हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि आपकी संपत्ति पर कोई कब्जा कर लेता है, नाजायज कब्जा कर लेता है, इलीगल कब्जा कर लेता है, तो आपको उसको बेदखल कराने के लिए या उसका जो है रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा। पिछले वीडियो में एक जिक्र आया था दोस्तों, एडवर्स पोजेशन अर्थात प्रतिकूल कब्जा का। प्रतिकूल कब्जा क्या होता है? बहुत सारे लोग ये कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि प्रतिकूल कब्जा, एडवर्स पोजेशन क्या होता है, अनुकूल कब्जा क्या होता है और परमिसेबल कब्जा क्या होता है। तो कब्जा के अलग अलग प्रकार हैं दोस्तों। तो प्रतिकूल कब्जा एक ऐसा कानून है जिसमें मालिक कोई और होता है और कब्जा करने वाला उसमें जो है स्वामी बन जाता है, मालिक बन जाता है। तो वो किन परिस्थितियों में मालिक बनता है और उसके लिए क्या क्या उसकी प्रक्रिया है और क्या उसकी शर्तें हैं और कौन सी आवश्यक तत्व हैं जिसमें एक कब्जाधारी जो कि कब्जा करके मालिक बन जाता है। तो दोस्तों, कोई भी चीज जो होता है हमारे देश में वो कानून के तहत ही होता है। इसका भी एक कानून है, एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, एक लिमिटेशन है। हमारे देश में कोई भी चीज बिना कानून के नहीं होता है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने व्यूअर्स जो देखते तो हैं लेकिन उन्होंने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो है मेरे जो भी नए वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम प्रतिकूल कब्जा के बारे में इस पर हम डिस्कशन करेंगे और मैं समझाने का कोशिश करूंगा कि वास्तव में प्रतिकूल कब्जा होता क्या है और कैसे एक वास्तविक स्वामी की संपत्ति पर एक कब्जाधारी मालिक बन जाता है, इसकी क्या शर्तें हैं और इसको ये कैसे होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे देश में कोई भी चीज कानून के तहत ही होता है। हमारे यहाँ एक लिमिटेशन एक्ट है जिसको हम समयावधि अधिनियम भी कहते हैं। तो उसकी धारा 64 और धारा 65 में ये प्रावधान है कि मान लीजिए राम नामक व्यक्ति का किसी मकान पर या किसी दुकान पर या किसी ऐसी संपत्ति पर जिसका कि वो स्वामी है, लिखित में उसके पास दस्तावेज है कि वो उसका मालिक है, एक मकान है, सारे रिकॉर्ड उसके नाम पे हैं, एब्सोल्यूट ओनरशिप उसको रिकॉर्ड में पूरा दिखा रहा है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो उसका स्वामी है। और श्याम नाम का व्यक्ति जो है उस मकान पे, जो कि राम के स्वामित्व की जमीन है, उसके रिकॉर्ड की जमीन है, कब्जा करके रहने लग जाता है। और कब्जा करके रहने लग जाता है इस बात को राम भलीभांति जानता है। और लगातार 12 वर्षों तक यदि कोई भी विरोध प्रदर्शित नहीं करता है श्याम, जो कि वास्तविक स्वामी है, कि भाई वो जान रहा है कि वो उसके मकान फला नंबर फला प्लॉट जो है फला गली में उस पर राम नाम का व्यक्ति जो है कब्जा करके उसके मकान पे फिजिकली रह रहा है, शांतिपूर्ण रह रहा है, निर्विघ्न रह रहा है, निरंतर रह रहा है। ये सब शर्तें हैं जिसको आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या शर्तें हैं और कैसे कैसे वो रह सकता है और कब नहीं रह सकता है, कब प्रतिकूल कब्जा लागू नहीं होता है। तो निरंतर 12 सालों तक अगर राम उसमें रह रहा है और राम को बेदखल करने के लिए श्याम ने कोई भी प्रयास नहीं किया, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, किसी भी कोर्ट में कोई केस नहीं किया और वो रहने लगा, तो जब कभी भी संपत्ति के मालिकाना हक की बात आएगी, भले ही ऑन रिकॉर्ड श्याम उस संपत्ति का मालिक है, लेकिन राम जो 12 वर्षों से निर्विघ्न उस मकान में उसकी जानकारी में ओपनली फिजिकली रह रहा है, वो प्रतिकूल कब्जा के आधार पर उस संपत्ति का
जो कि अचल संपत्ति होना चाहिए। ये बता दूं कि जो प्रतिकूल कब्जा होता है अचल संपत्ति पर ही लागू होता है, किसी चल संपत्ति पे लागू होता है। कार में, गाड़ी में, घोड़ा में, सोना में, चांदी में, मोबाइल में, टीवी में लागू में नहीं होता है। ये अचल संपत्ति जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाई ना जा सके, उसे हम अचल संपत्ति कहते हैं। और चल संपत्ति, आप जैसा कि मैंने बताया, उसको चल संपत्ति कहते हैं। तो वो जो संपत्ति है उस पर वो राम दावा ला सकता है, प्रतिकूल कब्जा के आधार पे टाइटल मांग सकता है वो कोर्ट में जाकर के कि इस संपत्ति पर, जो कि फला नगर में, फला ग्राम में, फलाने गली में, फलाने वार्ड में ये मकान स्थित है, इसमें इस मकान पर जिसका कि वास्तविक स्वामी फला व्यक्ति है, श्याम है, और उसकी जानकारी में निर्विघ्न रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से विगत 12 सालों से अधिक समय से मैं कब्जा करता चला आ रहा हूं और उसमें रहता चला आ रहा हूं। इसलिए अब मैं लिमिटेशन एक्ट की धारा 64, धारा 65 के तहत जो है उसका वास्तविक स्वामी हो चुका हूं, इसलिए मेरा उसमें, उस जमीन पर, उस मकान पर टाइटल डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये है प्रतिकूल कब्जा। तो प्रतिकूल कब्जा को प्रमाणित करने के लिए जो भी व्यक्ति, चाहे वादी हो या प्रतिवादी हो, तो दोनों की स्थितियां हैं। वादी के तौर पे अगर कोई स्वामी आता है 12 साल 15 साल बाद आता है, उसकी आंखें खुलती है, नींद से उड़ जाता है कि अरे राम ने मेरी संपत्ति पर जो फला है उस पर कब्जा कर लिया है, 12 साल के बाद वो आता है, तो प्रतिवादी जो है, जिसने की प्रतिकूल कब्जा कर रखा है, एडवर्स पोजीशन जिसका हो रखा है, उनको, उस प्रतिवादी को अपना प्रतिकूल आधिपत्य, एडवर्स पोजीशन साबित करने के लिए 6 चीजों को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी। उन 6 चीजों को अगर वो उसने प्रमाणित कर दिया तो निश्चित ही टाइटल जो है उसको मिल जाएगा और वास्तविक स्वामी केस हार जाएगा। वास्तविक स्वामी होते हुए भी, जमीन पर उसका नाम होते हुए भी, वो जमीन का केस हार जाएगा। तो वो 6 चीजें कौन कौन सी हैं दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूं। तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अधिकार प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित तथ्य प्रमाणित करना आवश्यक है। पहला यह है कि व्यक्ति का कब्जा लगातार शांतिपूर्ण रहा हो। मतलब आपने जिस मकान पर, जिस जमीन पर कब्जा किया है वो विदाउट वायलेंस के हो, शांतिपूर्ण ढंग से आप उस जमीन पर कब्जे में रहे हों। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के मकान पर, किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया और जो वास्तविक स्वामी है उसने आपके ऊपर केस कर दिया या उसने विरोध किया, साल भर बाद किया, 2 साल बाद किया, 12 साल के अंदर कभी भी किया, तो आपका वो कब्जा शांतिपूर्ण नहीं माना जाएगा और आप जो है एडवर्स पोजीशन के तहत टाइटल डिक्लेयर कराने के हकदार नहीं रहेंगे। एकदम शांतिपूर्ण होना चाहिए आपका कब्जा, बिना किसी विघ्न बाधा के। वास्तविक स्वामी ने कभी भी कोई विघ्न बाधा किया ही नहीं, आपका विरोध आपके शांतिपूर्ण कब्जे में किया ही नहीं। तो पहला शर्त ये होना चाहिए होगा कि वो जो आपका कब्जा है बिल्कुल ही शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। दूसरी जो बात है, यह कब्जा असल स्वामी, ओनर की जानकारी में हो। जो वास्तविक स्वामी है, ओनर है, वो इस बात को जानता भी हो कि आपने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, आपने उसके मकान पर कब्जा कर लिया है और आप उसमें फिजिकली रह रहे हैं। ये उसकी नॉलेज में होना चाहिए, जो वास्तविक एब्सोल्यूट ओनर है उस संपत्ति का, जिसके नाम से वो रिकॉर्ड है। पहला चीज क्या हुआ कि शांतिपूर्ण होना चाहिए, बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी बाधा के। और दूसरा चीज क्या हुआ कि उसकी नॉलेज में होना चाहिए। नॉलेज से मतलब कि वो जान रहा है फिर भी आपका विरोध नहीं कर रहा है, आपको बेदखल करने के लिए, डिस्पजेस करने के लिए कोई मुकदमा, कोई केस या थाने में FIR, कोई रिपोर्ट आपके विरुद्ध वो नहीं कर रहा है। कितने दिनों तक? कंटिन्यूअसली 12 साल तक।
12 सालों तक अगर आप उसके नॉलेज में शांतिपूर्ण ढंग से कब्जे में हैं तो आप अधिकारी बन जाते हैं प्रतिकूल कब्जा के आधार पर दावा करने का। तीसरी चीज जो है, असल स्वामी का स्वामित्व इनकार किया गया, और आप जो है, जो वास्तविक स्वामी है, उसके स्वामित्व को इनकार भी करना है कि भाई वो वास्तविक स्वामी नहीं है, स्वामी मैं हूं, इस जमीन पर मेरा कब्जा है और इसका वास्तविक स्वामी मैं हूं। जिसके नाम से रिकॉर्ड है, जिसके नाम से कागजात है जमीन का, वो उसका स्वामी नहीं है, उसको इनकार भी करना है। व्यक्ति ने अपने अधिकार का ज्ञापन किया और उसको अपने अधिकार का उसको ज्ञापन भी देना है, उसको ये बोलना भी है कि हाँ, इसका मैं वास्तविक स्वामी मैं हूं और इसका एब्सोल्यूट ओनर अब मैं एडवर्स पोजीशन के आधार पर मैं हो गया हूं। परिसीमा काल से अधिक समय तक कब्जे में रहा है। परिसीमा काल जैसा कि आप जानते हैं कि 12 साल है। अगर प्राइवेट लैंड है तो प्राइवेट लैंड के लिए परिसीमा काल 12 साल है। सरकारी जमीन पर भी, सरकारी मकान पर भी प्रतिकूल कब्जा हो सकता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए लिमिटेशन एक्ट जो यहाँ पर सीमा अधिनियम है, वो उसकी अवधि है 30 साल। उसकी काल गणना जिस दिन से आप उस जमीन पर कब्जा करेंगे, उस जमीन की अवधि जो है, कब्जा करने की अवधि 30 साल होनी चाहिए। शर्तें वही होनी चाहिए कि कब्जा आपका शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, ओरिजिनल ओनर के नॉलेज में होना चाहिए, आप उसके स्वामित्व से इनकार करते हो और निरंतर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि किसी मकान पर आपने 2 साल कब्जा किया, 3 साल चले गए बाहर, फिर आके 4 साल कब्जा किया, फिर 2 साल कहीं चले गए, फिर आकर के 5 साल, ऐसा करके इंटरप्टेड जो है उसमें कब्जा आपका रहा हो। 25 साल से रह रहे हो और उसमें से आप 12 साल बाहर रहे हो, 13 साल, और 12 साल कब्जे में रहे हो, तो वो कब्जा निरंतर कब्जा की श्रेणी में नहीं आएगा। निरंतर कब्जा की श्रेणी में वही चीज आएगी कि आप जो है फिजिकली, आपको रहना भी है, ऐसा नहीं कि आप ताला लगा करके चले गए और आपका कब्जा वो मान लिया जाए। वहां आपको रहते हुए आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी ये जानने लग जाएं कि हाँ, इस मकान का स्वामी यही है, और कभी भी किसी व्यक्ति ने इसको आगे डिस्पोजेस करने की कोशिश नहीं की है। इसका जो कब्जा है बिल्कुल 12 सालों से निरंतर शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी विघ्न बाधा के चलता आ रहा है। तो ये सब चीजें प्रतिकूल कब्जा के लिए है। तो प्राइवेट लैंड के लिए दोस्तों ये 12 साल है और सरकारी जमीन के लिए 30 साल है। सामान्यतया किसी भी संपत्ति पर कब्जा कर लेना प्रतिकूल कब्जा की श्रेणी में नहीं आता है। कब्जा इस प्रकार से किया जाना चाहिए जो यह स्पष्ट करे कि कब्जा करने वाला व्यक्ति वास्तविक स्वामी को स्वामी न मानकर, जैसा कि मैंने बताया पहले कि उसके स्वामित्व से इनकार करे, वास्तविक स्वामी को स्वामी न मानकर स्वयं स्वामित्व प्राप्त करने हेतु बलात् संपत्ति पर कब्जा रख रखे है। कब्जा वास्तविक रूप में है, इसकी जानकारी भी वास्तविक स्वामी को होना चाहिए। जहां वास्तविक स्वामी की संपत्ति पर यदि कोई अन्य व्यक्ति कब्जा करता है तो उसका कब्जा प्रतिकूल माना जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका प्रतिकूल कब्जा करना था जब तक कि तथ्यों एवं कार्य द्वारा यह परिपुष्ट न हो जाए कि वास्तविक स्वामी के स्वामित्व को नहीं मानता और वह स्वयं उक्त संपत्ति को स्वयं की संपत्ति बनाना चाहता है, और ऐसी स्थिति में 12 वर्ष के कब्जे की अवधि पूर्ण हो गई हो तथा उसे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कब्जा जन्य अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। तो जो इसकी अपेक्षाएं हैं दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया कि प्रतिकूल कब्जा की साधारण उत्कृष्ट अपेक्षा जो है, इसको ये लैटिन भाषा में है दोस्तों, ए नेक बी नेक कलाम नेक प्रिकेरियो, अर्थात शांतिपूर्ण, खुला और निरंतरता। अपेक्षित कब्जा निरंतरता में, प्रचार में
और यह दर्शित करने के लिए विस्तार में पर्याप्त होना चाहिए कि यह प्रतियोगी के प्रतिकूल कब्जा है। तो यहां पर शांतिपूर्ण, खुला और निरंतरता, इस पर बल दिया गया है। जो कब्जा है आपका शांतिपूर्ण हो, खुला कब्जा हो, बिल्कुल बिना किसी बाधा के, जैसा कि मैं बार बार बता चुका हूं। शांतिपूर्ण से अभिप्रेत है, मतलब है वादी के अधिकार का उपयोग प्रतिवादी द्वारा शारीरिक बल प्रयोग के बगैर ही किया गया हो, कोई इसमें वायलेंस या बल या हिंसा का प्रयोग ना हो। अर्थात इस अधिकार के उपयोग के विपरीत न तो कोई रोक की गई हो और न ही कोई बल का प्रयोग किया गया हो। इस प्रकार शांतिपूर्ण का अभिप्राय बिना बाधा से है। खुले तौर पर का अर्थ यह है कि खुले तौर से तात्पर्य यह है कि उपयोग प्रारंभिक रूप से हो, गुप्त न हो, चोरी छुपे न हो और प्रतिवादी की जानकारी में भी हो। प्रतिवादी माने जो वास्तविक स्वामी हो उसकी जानकारी में भी हो। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर स्वत्व प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कि कब्जा खुला हो, बिल्कुल खुला कब्जा होना चाहिए, बिना किसी चोरी के, बिना किसी लुका छिपी के, जिससे कि व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिसीमा अवधि व्यतीत हो रही हो उसे उस कब्जा का ज्ञान हो जाए। किंतु उसके लिए यह प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है कि प्रतिकूल कब्जा का वास्तविक ज्ञान वास्तविक स्वामी को है। बाधा के बिना, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूं। तो बहुत सारे इसमें बिंदु हैं कि किन किन परिस्थितियों में ये लागू होगा, किन किन परिस्थितियों में नहीं लागू होगा। तो जो नहीं लागू होगा वो 2-3 बिंदु हैं दोस्तों, वो मैं बता दूं कि जैसे कोई मकान मालिक और किराएदार है। अब किराएदार है तो अब वो 12 साल से रह रहा है, तो वो किसी गलतफहमी में न रहे कि वो प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वास्तविक स्वामी बन सकता है। किराएदार वास्तविक स्वामी के नॉलेज में रहता है, उसको पेमेंट करता है। वो अलग बात है कि मान लो कोई किराएदार 10 साल रहा, 12 साल रहा और बीच में उसके भाड़ा नहीं दिया या कुछ विवाद हो गया, तो वो कभी भी किसी भी सूरत में प्रतिकूल कब्जा के आधार पर स्वामी नहीं बन सकता है। दूसरा, कई भाई हैं, कई रिश्तेदार हैं और ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। कुछ लोग नौकरी में कहीं चले गए हैं, कुछ लोग कहीं बिजनेस कर रहे हैं और गांव में अकेला भाई है कोई या भतीजा है कोई और वही देख रेख करता है। तो कल को वो ये नहीं कह सकता है कि निरंतर 20 सालों से मैं ही इस जमीन को खेती कर रहा हूं और मैं ही इस जमीन पर कब्जा कर रहा हूं या मैं ही इस मकान पर रह रहा हूं, तो मैं एडवर्स पोजेशन या प्रतिकूल कब्जा के आधार पर इसका वास्तविक स्वामी हो गया, ऐसा भी नहीं कर सकता है। तीसरा, कोई ट्रस्टी हो, ट्रस्ट का कोई ट्रस्टी हो, एक मेंबर हो और वो बोले कि नहीं मैं इतने सालों से 25 सालों से इसका मेंबर हूँ, देख रेख किया है, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरी शांतिपूर्ण कब्जा है, निरंतर है और फला व्यक्ति के नॉलेज में है, तो वो भी प्रतिकूल कब्जा का लाभ नहीं ले सकता है। प्रतिकूल कब्जा का लाभ लेने के लिए ये जो किराएदार हैं, ट्रस्टी हैं या भाई भतीजे हैं, रिश्तेदार हैं, यहाँ पर प्रतिकूल कब्जा अप्लाई नहीं होता है। प्रतिकूल कब्जा के लिए जो 6 चीजें मैंने बताई हैं दोस्तों, कि वास्तविक स्वामी कोई और हो और उसके नॉलेज में ये बातें हो कि भाई, और उसने कोई विरोध न किया हो, ये जानते हुए कि फला व्यक्ति मेरे मकान में जमीन में रह रहा है। एग्रीकल्चर लैंड में भी, जो कृषि जमीन है उसमें भी प्रतिकूल कब्जा अप्लाई होता है। लेकिन ये सारी चीजें जिसने प्रतिकूल कब्जा कर रखा है, प्रमाण भार, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी को पर जाता है और उसको ये प्रमाणित करना पड़ता है कि हाँ मेरा ये कब्जा प्रतिकूल कब्जा है, एडवर्स पोजीशन है और इसके तहत मैंने स्वामित्व प्राप्त कर लिया है और इसके लिए मैंने ये दावा लाया है। दावा, अब दावा में जैसा कि मैंने कई वीडियो अपने इस चैनल में डाल रखे हैं दोस्तों, तो दावा लाते समय जो अभिवचन ड्राफ्टिंग की जाती है, बहुत सारी चीजों को लोग ओवरलुक कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आपका जो है दावा पुख्ता होना चाहिए, सभी तथ्य उसमें समाहित होने चाहिए, है ना। आपने सिर्फ ये लिख दिया कि भाई 12 सालों से मेरा इसमें जो है कब्जा है, इसलिए मैं प्रतिकूल कब्जा के आधार पर इसका स्वामी हो गया हूं और मेरा टाइटल डिक्लेयर कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। जो भी तथ्य अभी मैंने बताए, उन सारे तथ्यों को आपको कंडिकावार उसमें बताना होगा कि कब से आप किस तारीख से रह रहे हैं,
कितने दिन हो गए हैं, क्या आपका कब्जा शांतिपूर्ण है या नहीं, क्या आपका कब्जा एब्सोल्यूट ओनर ओरिजिनल ओनर के नॉलेज में है कि नहीं, क्या आपका कब्जा निरंतर है कि नहीं, उसमें कोई बाधा तो नहीं आया है कि 2 साल आप छोड़ दिए, 3 साल की ऐसा करके। तो शांतिपूर्ण नॉलेज में एब्सोल्यूट ओनर के और निरंतरता, ये चीजें बहुत ही जरूरी है। खुला होना चाहिए और फिजिकल होना चाहिए, ऐसा भी नहीं ताला लगा के आप चल दिए। तो ये सारी चीजें जो है प्रतिकूल कब्जा के लिए आवश्यक हैं। बहुत सारे मित्र हमारे कमेंट्स में ये पूछते थे और उनका ये रिक्वेस्ट आता था कि आप प्रतिकूल कब्जा एडवर्स पोजीशन पर एक अच्छा सा वीडियो बनाएं। तो दोस्तों मैंने ये प्रयास किया है आपके लिए, और जो प्रतिकूल कब्जा के लिए बहुत जरूरी चीजें थी उन समस्त तथ्यों को बताने का प्रयास किया है। तो जो भी व्यक्ति का प्रतिकूल कब्जा से संबंधित केस चल रहा हो और जिसको इस सब्जेक्ट में रुचि हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मूल्यवान कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मैं निरंतर आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहता हूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।